हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को टेट सुपर टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही थी। में मैंने बताया था कि पूरी पर्यावरण अध्ययन को 5 खंडों में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। इसमें से हमारा जो एक खंड है वो है संविधान। तो संविधान का जो खंड है उसकी शुरुआत मैंने किया था। कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित एक क्लास पहले ही हो चुका है, ये हमारा सेकंड क्लास है। मौलिक अधिकार में मैंने बताया था कि वर्तमान समय में व्यक्तियों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और फिर धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों को दिए गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का। क्या बात करेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22। क्या? अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो एक एक करके मतलब 19, 20, 21, 22 इन 4 मौलिक अधिकारों में क्या क्या बातें कही गई हैं, अब हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। तो आज का जो है हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ठीक। तो अनुच्छेद 19 इस पूरे अनुच्छेद को 6 भागों में बांटा गया है, या कहे इसके अंतर्गत 6 अनुच्छेद शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो पहला प्रकार है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब हमारे संविधान में सभी व्यक्ति को बोलने की, अपने बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दूसरे प्रकार के अधिकार की, तो वो है शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि सभी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है वह सम्मेलन कर सकता है, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अस्त्र शस्त्र के। तो ये है अनुच्छेद 2। आगे बढ़े अनुच्छेद 3। आखिर अनुच्छेद 3 जो है वो क्या सॉरी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो तीसरा प्रकार की हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें क्या वर्णन किया गया है? तो तीसरा जो है वह है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत सभी व्यक्ति को या भारत के सभी नागरिकों को संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19(4) अनुच्छेद 19(4) जो है वो कहता है कि भारत में रहने वाला सभी व्यक्ति तो भारतीय है, ठीक, तो वो भारत की सभी राज्य क्षेत्रों में संचरण यानी कि घूम सकता है, पर्यटन कर सकता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता। भारत की राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको घूमने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा या कहे किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी से एमपी अगर आपको जाना है तो आप बस पकड़िए और चले जाइए, किसी से परमिशन नहीं लेना है कि हम यूपी से एमपी जाना चाहते हैं। अगर आप एमपी से बिहार जाना चाहते हैं, गुजरात जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, तमिल तेलुगु कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको स्वतंत्रता मिला है भारत के राज्य क्षेत्र में पर्यटन करने का, घूमने का। ये किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत। अब आगे बढ़ी, अनुच्छेद 19(5) जो है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19(5) जो है वह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, गुजरात में हुआ, कहीं भी हुआ हो, और अगर आप किसी अन्य राज्य में जो है निवास करना चाहते हैं, अपना आवास बनाना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार आप स्वतंत्र हैं। आप अपना निवास स्थान जहां आपका मनपसंद क्षेत्र हो, आप अपना निवास स्थान वहां बना सकते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख 19(5) में किया गया है। अब आगे बढ़ी 19(6). 19(6) क्या कहता है? अब देखिए, मोटा मोटा आप ऐसे समझिए, आप कहीं घूमने गए, ठीक, अच्छा लगा, वहां पे निवास करने लगे। अब जब निवास करने लगे तो रोजगार की भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। निवास करने से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। जब तक आप रोजगार नहीं करेंगे तब तक वो कहते हैं ना, आपका दाल रोटी कैसे चलेगा। तो बस वही है, निवास के बाद हो जाएगा रोजगार करने की स्वतंत्रता, व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये है अनुच्छेद 19। ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तो अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के अनुच्छेद जो है वो आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। एक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण एवं बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। के बाद जो है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत की किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। आगे निवास करने की स्वतंत्रता, और फिर जो है व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है नागरिकों को दिया गया है। तो ये रहा अनुच्छेद 19। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 20।
कि आखिर अनुच्छेद 20 जो है वो क्या कहता है। अब अब आप लोग डालिए अनुच्छेद 20। ठीक, अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। क्या, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। और ये जो है कैसे कहता है, मान लीजिए कोई जो है अपराधी है, किसी अपराध किया है, तो उसको जो है संविधान किस तरह से संरक्षण प्रदान करता है इसके विषय में वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 बातें कही गई है। कितनी बातें कही गई हैं? 3 बातें कही गई। एक तो कार्योत्तर विधियों से, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब ये हुआ कि कोई अपराध जो वर्तमान समय में किया गया है, और आप ऐसे समझिए कोई अपराध है जो 1 जनवरी 2022 को किया गया। ठीक, 1 जनवरी 2022 को कोई अपराध किया जाता है, मान लीजिए चोरी है। ठीक, और इसके लिए जो है हमारे संविधान के अनुसार 5 महीने की सजा है। लेकिन यही सजा जो है 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 को इसी चोरी की सजा 5 महीने से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। ठीक, अब व्यक्ति जो है वह 1 जनवरी 2022 को चोरी करता है, तो इस समय जो नियम कानून है उसको उस नियम कानून के अनुसार ही सजा मिलेगा। मतलब उसे जो है 5 महीने की सजा होगी। ऐसा नहीं है कि नया जो है नियम बना कि चोरी करने पर जो है 1 वर्ष का सजा हुआ, तो व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा होगी। अर्थात कार्य करते समय, जो अपराध करते समय, उस समय जो नियम कानून होंगे उस नियम कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा मिलेगा, ना कि नए नियम कानून के आधार पर। तो ये है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। आगे बढ़ें तो इसके अंतर्गत दूसरी बात क्या कही गई है, वो है दोहरे दंड से संरक्षण। क्या, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब ये है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दिया जा सकता है, बार बार सजा नहीं दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे एक बार सजा दिया जाएगा, ना कि बार बार सजा दिया जाएगा। आगे बढ़ी तीसरी तीसरा पॉइंट की इसके अंतर्गत तीसरी बात क्या कही गई है, वो ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या, खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, या कहें नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये वही वाला हाल है, जैसे आप लोग जब मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो पुलिस क्या करता है कि किसी भी अपराधी को, अपराधी नहीं कहेंगे, मुलजिम कहेंगे, किसी को जो जेल में बंद करके उसके ऊपर जो है
उसको जो है मार पीट करके उसका गुनाह जो है वो कबूल करवा लेता है। लेकिन जब वो न्यायालय में जाता है तो वो अपने गवाह जो गुनाह कबूल किया रहता है उससे जो है पलट जाता है और कहता है कि नहीं साहब, ये तो इन्होंने हमको मारा पीटा था और इसीलिए जो है हमने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो न्यायालय है वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 के अंतर्गत सीधा कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ जो है गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा अनुच्छेद 20, जो कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 20 के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है भारत के या कहीं विदेशियों को भी, जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि बिना संविधान की या बिना विधि के, या कहें कि विधि के अन्यत्र, विधि के अलावा किसी अन्य वजह से या अन्य कारण से जो है किसी भी व्यक्ति को प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसी आधार पे वंचित किया जा सकता है जो संविधान में लिखा गया है। अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा अनुच्छेद 21। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अनुच्छेद की, वो है अनुच्छेद अनुच्छेद 21 ए। क्या? अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए आप इसे देख रहे हैं तो उसमें इसमें जो है यह जो है अनुच्छेद 21 का एक उपखंड है। अनुच्छेद 21 एक जो है वह अनुच्छेद 19 का जो अनुच्छेद 21 का जो है वह एक उपखंड है। अनुच्छेद 21 एक, या इसको ए भी बोलते हैं। ठीक, अनुच्छेद 21 ए। आप लोग अनुच्छेद 21 ए लिखिए, इससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब जब 21 ए को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो बात करें 81वें संविधान संशोधन अधिनियम, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि सन 2002 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2002 में। और इसी के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। इसका मतलब कि अब जो है शिक्षा का अधिकार जो है व्यक्तियों को दिया गया है। क्या? शिक्षा का, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। के अंतर्गत, इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा।
अनुच्छेद 21A। ठीक, कई बार प्रश्न बन चुका है, कितने प्रश्न बनते हैं वो सारे पॉइंट मैं लिखवा चुकी हूँ। ठीक, तो बात है अनुच्छेद 21A। इसके अंतर्गत जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या कहीं शिक्षा के अधिकार को दिया गया है, और वो भी कैसा शिक्षा का अधिकार कि इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है। अब यही बात है कि सोचिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अधिकार से भी वंचित है, अर्थात वो लोग जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आप जो है अभी जनगणना 2011 जो है वो चल रहा है, तो जनगणना 2011 जब आएंगे आप, तो आप पाएंगे कि पूरे भारत में बात करें तो 73%, लगभग 73%, शायद डाटा मैं इधर उधर थोड़ा भूल रही होंगी, लगभग 73% ही जो है साक्षरता दर है। ये साक्षरता दर वो होता है जिसमें व्यक्ति लिखना और पढ़ना जान जाए। सोचिए इतना शिक्षा का अधिकार देने के बावजूद भी आज तक हम लोग 100% साक्षरता दर जो है हासिल नहीं कर पाए हैं। तो चलिए जो भी है ये धीरे धीरे सुधार होगा, हम ऐसा कर सकते हैं और यही सोच सकते हैं और हमसे जितना हो सकेगा वो करेंगे। तो ये रहा अनुच्छेद 21A। अब आगे बढ़े और बात करें अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। ठीक, अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति से गिरफ्तार किया जाता है से को जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, गिरफ्तारी के लिए भी संरक्षण प्रदान किया गया है और इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। वो क्या व्यवस्था है? एक व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है वह क्यों गिरफ्तार किया गया है उसे कारण जानने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है उसे कारण जानने का अधिकार है। तो क्या बात है? कारण जानने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात करें कि आखिर अन्य किस तरीके से जो है गिरफ्तार व्यक्ति को जो है हमारा संविधान जो है वह संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है अपनी मनपसंद वकील से भाव सलाह व्यवस्था है या कहे लेने का अधिकार है। तो चलिए अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अपनी पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को ये संरक्षण प्रदान किया गया है। अब तीसरे संरक्षण की बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस को जो है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होगा। क्या? 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर
मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने या कहे प्रस्तुत होने का अधिकार। प्रस्तुत होने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, बात बोल रहा है कि 24 घंटे के भीतर जो है व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वह प्रस्तुत करना है। लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आने और जाने का जो समय होता है उस समय को काउंट नहीं किया जाता है, उस समय को निकाल करके 24 घंटे का समय जो है वह गिना जाता है। तो ये रहा अनुच्छेद 22 और इस अनुच्छेद 22 से ही जो हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, वो समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम लोग तीसरे मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध, क्या जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए तीसरे मौलिक अधिकार के विषय में। ठीक, तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अनुच्छेद 23, क्या अनुच्छेद 23 व 24, या अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि व्यक्तियों को जो है, नागरिकों को जो है दो प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? तो एक एक करके सारे अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। क्या? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है व्यवस्था किया गया है कि मानव की दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध। क्या? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध किया गया है। मतलब पहले आप लोग इतिहास जब पढ़े होंगे तब आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य को बेचा और खरीदा जाता था, गुलाम बना लिया जाता था और उनसे जो है कार्य कराया जाता था गुलाम बना करके। सल्तनत काल में तो आप देखेंगे कि क्या होता था कि मनुष्य को खरीदते थे, गुलाम बनाते थे और अगर मालिक जो है तब तक उनसे काम करवाता रहता था जब तक कि वो गुलामी से मुक्त नहीं हो जाते थे। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वह गुलामी से मुक्त हो पाया और उसके पहले उसके आका, जो व्यक्ति खरीदता था उसको आका बोलते थे और जो व्यक्ति खरीदा जाता था उसको गुलाम बोलते थे। और अगर उसके आका की मृत्यु हो जाती थी, गुलाम को भी उसके आका की मृत्यु के साथ ही दफना दिया जाता था। ये सल्तनत काल की जो है व्यवस्था है। सल्तनत काल जब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी ये सब थे तब की व्यवस्था मैं बता रही हूँ। तो वही व्यवस्था इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा और ना ही उनसे बलात् श्रम, मतलब बिना किसी कहे कि वर्तमान समय की देखो कहे कि बिना किसी को पैसे दिए, बिना उसको लाभ दिए एक कार्य जो है वह नहीं करवाया जाएगा। तो मानव की बलात् श्रम और मानव की दुर्व्यापार, मतलब मानव के व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 23। और अब आगे बढ़ी अनुच्छेद 24 की। आखिर अनुच्छेद 24 जो है वो क्या कहा जाता है या उसको क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की, क्या 14 वर्ष 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम उम्र
के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खानों या जोखिमपूर्ण कार्यों जोखिमपूर्ण कार्यों के नियोजन पर जोखिमपूर्ण कार्यों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। 14 वर्ष तक के कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो किसी भी कारखाने, कल कारखाने या कोई भी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो जो है दंड का पात्र होगा, या वो कहे कि दंड का अधिकारी हो जाएगा, उसे दंड दिया। तो ये रहा कर के विरुद्ध अधिकार। अब इसके आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो है धर्म की, जो कि हमारा चौथा अधिकार है। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब आज का जो टॉपिक है यहाँ से खत्म करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अब हम लोग कल बात करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।